तो अब हम आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो उसमें भी दो पार्ट हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दो कंडीशन में हम निकालना सीखेंगे। यहाँ पर एक है अक्षीय स्थिति में, एक है निरक्षीय स्थिति में, जो बोर्ड पेपर में ज्यादातर पूछा गया है। तो अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम सीखेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव को ले लेते हैं। सपोज ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की जो है अल्पतम दूरी जो है वो है 2l। इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l है। माना द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, ये उसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम O से दिखा रहे हैं। वैद्युत ध्रुव का सेंटर पॉइंट, यहां से इधर की दूरी ये L होगी और इधर की दूरी भी क्या होगी, L होगी। कहने का मतलब सेंटर पॉइंट से -q तक की दूरी L और सेंटर पॉइंट से +q तक की दूरी भी L होगी। तो L L दोनों मिला के वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है टोटल 2l है। अब हमने वैद्युत ध्रुव के सेंटर पॉइंट से माना r दूरी पर कोई बिंदु P है। सपोज ये बिंदु हमारा r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ये हमारा सेंटर पॉइंट यहां से r दूरी पर बिंदु P लिया है, जहां पर हमको क्या निकालनी है, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। द्विध्रुव जो है हमारा जो -q और +q आवेशों से मिलके बना है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है किसी एक बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो सूत्र हमें मालूम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है, तो अलग अलग दोनों आवेशों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर और दोनों का परिणामी निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ये चीज ली है, कोई वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत द्विध्रुव लिया है सपोज, इसलिए जो है -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसमें इसके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर +q आवेश के कारण माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, सपोज +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम माना कितना ले रहे हैं, E1, उसको सपोज E1 ले रहे हैं। तो E1 जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर। अब वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसका मतलब उसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा हमको मालूम है, +q आवेश के कारण हम ले रहे हैं, तो E1 की दिशा क्या होगी, आवेश से आगे की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने पहले इससे पहले टॉपिक में हमने बात करी है। धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ को होती है, आगे की ओर, बल की दिशा भी आगे की ओर होती है धन आवेश में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से इधर आगे की ओर होगी। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी कैसे इस प्रकार होगी, E1 इस प्रकार से होगा। ये वैद्युत क्षेत्र P बिंदु से आगे की ओर इस प्रकार कार्य करेगा। इसी प्रकार -q आवेश के कारण सपोज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या ले रहे हैं, सपोज E2 ले रहे हैं। तो E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार होगी, यहाँ पर अब हमने पहले पढ़ा हुआ है, माइनस आवेश में क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, आवेश की ओर होती है। कहाँ होती है, आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर आवेश हमारा -q ये है, तो इसकी ओर को ही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो E2 जो है हमारा इस प्रकार आएगा। ये वैद्युत क्षेत्र हमारा E2, इसकी दिशा कहाँ को होगी, -q आवेश की ओर को ही होगी। तो अब E1 जो है हमारा इस दिशा की ओर काम कर रहा है और E2 इस दिशा की ओर काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका परिणामी जब हम निकालेंगे तो परिणामी क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि हमें मालूम है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होने से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो इनका परिणामी क्या आएगा, दोनों एक दूसरे का अंतर निकाल देंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल देंगे। परिणामी जो होता है, जैसे बल है, बल भी सदिश राशि है, तो दो बल विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, तो परिणामी कैसे निकलता है, उनको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, मतलब उनका परिणामी जो है
बड़े बल में से छोटा वाला बल घटा देते हैं तो वो परिणामी निकलता है। इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र भी जो है बल के समान, वो भी सदिश राशि है, तो परिणामी जो होगा हमारा, दोनों को हम घटा देंगे। जबकि अदिश राशि में जब अभी विभव की बात करेंगे तो वहां परिणामी हम जोड़ देते हैं परिणामी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने किससे लिया, E1 से लिया। तो E1 का मान किसी बिंदु ए आवेश प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है 1/4πε0। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा निर्वात में रखा है तो हम यहाँ पर के नहीं लिखेंगे, के का मान 1 होता है निर्वात के लिए। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को निर्वात के बजाय किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मानते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में मानते हैं जिसका परावैद्युतांक के हो, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/4πε0 के लिखेंगे और Q/r² होता है। अब इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी हमें किसी बिंदु आवेश के द्वारा सूत्र जो मालूम था Q/r² होता है। तो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर हमें दूरी मालूम करनी पड़ेगी। वो कैसे, सेंटर से, द्विध्रुव के सेंटर से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, ये r है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, l है। ये दूरी l है, जबकि ये दूरी पूरी कितनी है, r है। तो इसका मतलब यहां से इधर को दूरी जो हो जाएगी b से p तक की दूरी, वो कितनी हो जाएगी, l को हम माइनस कर देंगे तो b से p तक की दूरी आ जाएगी। l को माइनस किस में से करेंगे, r में से। ये पूरी दूरी r है, इसमें से हम ये वाली दूरी l को घटा देंगे तो क्या बच जाएगी, b से p तक की दूरी आ जाएगी। तो वो कितना आ जाएगा हमारा, r माइनस l, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दूरी r माइनस l हुई, r स्क्वायर होता तो इसका मतलब दूरी का वर्ग होता है, इसका मतलब r माइनस l दूरी है हमारी, उसका वर्ग हो गया r माइनस l का होल स्क्वायर। ये आ गई प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे हम, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कितनी आ जाएगी, E2, हमने माना है E2। E2 का मान कितना आएगा 1/4πε0 के, हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मान रखा इस वैद्युत द्विध्रुव को, इसलिए 1/4πε0 के आ जाएगा। और Q/, अब यहां पर देखो, अब इस माइनस क्यू के कारण हमको बिंदु P पर निकालना है, तो अब दूरी यहां पर बदल जा रही है। दूरी माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी हो जा रही है, यहां तक की दूरी तो r है, P से यहां तक की दूरी O तक की। अब P से हमने A तक की दूरी लेनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी L एक्स्ट्रा जोड़ रही है इसमें। O से A तक की जो दूरी हमने कहा कि उसकी अर्ध दूरी जो है द्विध्रुव की, तो कितना हो जाएगा r प्लस l, इसका स्क्वायर। दूरी r प्लस l है, दूरी का वर्ग होता है r प्लस l का वर्ग होता है। तो ये जो E1 और E2 आए हमारे P बिंदु पर, इन दोनों का परिणामी अब हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, P बिंदु पर इस पूरे द्विध्रुव के कारण, क्योंकि माइनस क्यू के कारण भी निकाल दी हमने तीव्रता और प्लस क्यू के कारण भी निकाल दी, तो इसलिए बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम दोनों आवेशों के कारण जो टोटल तीव्रता है उसका मान निकालेंगे। टोटल तीव्रता उसका परिणामी से निकलेगी। परिणामी कैसे, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर कितना हो जाएगा। अब हमारा देखो, हमने बोला कि दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब क्या होगा, परिणामी उनका एक दूसरे का अंतर के बराबर होगा। तो अंतर, अब इसमें कौन सा वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिकली कौन सा वाला होगा, प्लस क्यू वाला। प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है E1, ये क्या होगा हमारा, ये ज्यादा होगा। या माइनस क्यू के कारण कौन सा वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, हमारा ये दूरी जो है, वैद्युत क्षेत्र जो है दूरी बढ़ते जाती है तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, ये
आवेश जो है दूर है, जबकि ये आवेश क्या है, पास है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा इस बिंदु पर। कोई हम परीक्षण आवेश लाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये नजदीक होने से ये ज्यादा बल का अनुभव करता, मतलब वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता। तो वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है E1 का मान ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, E1 में से क्या घटा देंगे, माइनस E2 को घटा देंगे। E2 जो है हमारा ये वाला वैद्युत क्षेत्र को घटा देंगे। ठीक हो गया। तो क्योंकि यहां पर क्या है, हमारे पास E2 का मान क्या है, हमेशा यहां पर हमें पता है E2 का मान क्या है, E1 से कम है। E2 इज लेस देन E1, यह है हमारे पास। E2 का मान कम है, इसलिए E2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर मान रख दिया हमने, तो E बराबर क्या आ गया, 1 E1 का वैल्यू रख दिया हमने। E1 की वैल्यू हमें मालूम है 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये E2 की वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू। अब इसमें से देखो कॉमन चीज क्या है, Q दोनों में कॉमन है, 4/4πε0 के, ये नीचे कॉमन है। तो टोटल कॉमन बाहर जो आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 के, ये कॉमन आ गया। अंदर जो चीज बच गई वो क्या आ गई, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। Q अपॉन 4πε0 के, इसमें R माइनस L का होल स्क्वायर, ये R प्लस L का होल स्क्वायर, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि R माइनस L इंटू R प्लस L क्या होता है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होता है, और उसका होल स्क्वायर दोनों का है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो यहां पर बचा क्या, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये चीज बच जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये चीज यहां R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम दूसरे साइड जाते हैं। इसी चीज को मैं दूसरे साइड लिखता हूं, इसको पलट के, ब्लैक बोर्ड छोटा है एक्चुअली। तो E का वैल्यू जो आया हमारा, E की वैल्यू आई हमारी Q अपॉन 4πε0 के R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ये चीज आई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और आगे E का वैल्यू जो आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 के, इसका होल स्क्वायर खोला तो कितना हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब ये माइनस बाहर है और इसका स्क्वायर खोलने के बाद ये माइनस साइन बाहर होने से साइन चेंज हो जाएंगे, तो R स्क्वायर क्या आएगा, पहले प्लस में आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस R स्क्वायर हो गया। L स्क्वायर भी प्लस में आएगा, होल स्क्वायर जब होता है तो प्लस में आता है, माइनस बाहर होने से माइनस L स्क्वायर हो गया। और माइनस 2RL आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन माइनस बाहर होने से वो प्लस 2ab हो जाएगा, मीन्स प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो R स्क्वायर ये सेम चीज है, L स्क्वायर इक्वल एंड अपोजिट है, कट जाएंगे, तो बचा क्या 4RL, ये 2RL ये है, 2RL ये है, तो 4RL बच गया। तो आंसर क्या आ गया, Q अपॉन 4πε0 के 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लिख देंगे, E इक्वल टू Q इंटू, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दे रहे हैं, 2L इंटू 2R, इसको हमने 2L इंटू 2R लिख दिया, अपॉन 4πε0 के और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया।
क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 ये चीज है। 4RL को हमने सिर्फ क्या लिखा, 2L इंटू 2R लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बात वही हुई 2 इंटू 2 4LR वही चीज है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे पहले से। तो इस चीज को फिर से हमने चेंज कर दिया, ये Q इंटू 2L जो होता है ये होता है हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। हमने इससे पहले बोला था कि Q इंटू 2L कहीं पर 2QL आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, ये बताया था। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये P आ जाएगी वैल्यू, कहने का मतलब 1/4πε0 के, और ये P हो गया इंटू 2R अपॉन नीचे क्या बच गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाता हमारा वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और चेंज करके आगे को लिखना चाहें, शॉर्ट थोड़ा सा और, एक्चुअली में ये फॉर्मूला आ गया हमारा, लेकिन इसमें अगर हम ये कहें कि L की वैल्यू जो है, जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है उसका आधा, पूरी लंबाई जो 2L होती उसका आधा, उसका भी वर्ग। तो दो आवेशों का जो आप लगाइए, आप HCl अगर अणु ले, हम HCl अणु कितना छोटा होता है, उसके दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी कम होगी, उसका भी आधा कितना होगा। फिर जितनी छोटी संख्या होती है उसका वर्ग करने पर वो संख्या क्या होती जाती, और भी छोटी होती जाती। तो अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, चूंकि जब when L is less than R, L का मान क्या होगा, बहुत छोटा है, R की सापेक्ष क्या है, L का मान बहुत छोटा है। when L is less than R, then L स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, R स्क्वायर की तुलना में क्या होगी, बहुत छोटी होगी। तो उस कंडीशन में L स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, किससे, R स्क्वायर से। तो हम इस L स्क्वायर को क्या कर देंगे, इसलिए छोड़ देंगे। सो वी कैन लीव L स्क्वायर। तो L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इस L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर L स्क्वायर का मान बहुत छोटी संख्या आ जाती है, तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बच क्या गया फिर यहाँ पर, R स्क्वायर की पावर 2, R स्क्वायर उसकी भी होल पावर 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब R की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी नीचे, L स्क्वायर को जब हम छोड़ देंगे छोटी संख्या होने से। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4 हो जाएगी। R स्क्वायर उसकी होल पावर जो है 2 है, तो R की पावर 4 होगी, क्योंकि L हमने छोड़ दिया। तो R एक R कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता हमारा, 1/4πε0 के, ये R कट गया नीचे वाले से, 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये आ जाता हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसका मान आएगा 1/4πε0 के 2P अपॉन R क्यूब आता है। अब इससे एक चीज पता चल रही है हमारी, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही थी वो कैसे आ रही थी, यहाँ पर E इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर आ रहा था यहाँ पर, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, R क्यूब आ रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटती है दूरी के साथ द्विध्रुव में, जबकि आवेश में उतनी तेजी से नहीं घटती, उसमें वर्ग के व्युत्क्रमण पाती, यहाँ पर उसके घन के व्युत्क्रमण पाती है, R के दूरी के घन के व्युत्क्रमण पाती है। और ये जो P है डायपोल मोमेंट, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। और अगर इसी कंडीशन में कभी पूछा जाता है कि निर्वात में कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव रखा है, निर्वात में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, तो उसके लिए कितना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में निकालना होगा। तो उस सूत्र में सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा, E का मान निर्वात में रखा होगा तो K के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, कि निर्वात के लिए 1 आ जाती है। तो उस समय सूत्र क्या आ जाता है निर्वात के लिए, E इक्वल टू 1/4πε0, K का मान 1 हो गया, 2P अपॉन R क्यूब। ये आ जाता है यहाँ पर सूत्र। थैंक्स।